स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट सेशन तक हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पे क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। एडजस्टमेंट्स देख लिया था। सो वी हैव टू कवर सर्टेन फ्यू मोर methods which are weighted average, capitalization of average, capitalization of super profit and normal super profit method। इतना करने के बाद हम लोग को कमांड आ जाएगा कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना सीख रहा है, उसका एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द गुडविल के एक फर्म का आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे। लास्ट सेशन तक एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था। नाउ सी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़ा सा एड ऑन कर दो तो बन जाता है वेटेड एवरेज, ठीक है। अब देखना वेटेड एवरेज, एवरेज प्रॉफिट तो सेम ही है। अपना मेथड का नाम क्या है? इफ मैं मेथड का नाम लिखूं, मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, यस दिस मेथड इज मच मोर सुटेबल, राइट। दिस मैथ ये ज्यादा प्रिसाइज आपको आंसर देता है, ये फैक्ट है। लेकिन एक चीज देखना, वेटेड एवरेज में ऐसा क्या चेंजेस आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट तो करना ही है हम लोग को, यानी जो आपने एवरेज प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह सीखा था, एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक करना है, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, देन तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, वो सारा ट्रीटमेंट वो तो रहेगा ही। बिकॉज हम लोग को एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है ना। ऐड क्या कर दिया? वेटेड। वेटेड का मतलब होता है वेट्स, वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ये मेथड थोड़ा सा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, आप लोग किसी भी ईयर के प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सारे प्रॉफिट्स को एवरेज कर देता है। बट अंडर दिस मेथड वी विल गिव इंपॉर्टेंस मोर टू द रिसेंट ईयर्स। जो पुराने ईयर्स है उसको कम वेट मिलेगा, वेयर एज जो एकदम रिसेंट है उसी को ज्यादा वेट्स मिलेगा ना। सोचो, कोई तुम्हारा परफॉर्मेंस, अब तुम 12th में, तुम्हारा परफॉर्मेंस 11 10th से कंपेयर करे, या तुम बोलेगा हमारा क्लास 2 3 में तो रैंक आता था, तो 12th में भी रैंक आएगा क्या? 2 3 के रिजल्ट्स को वेट दिया जाएगा क्या? वेयर एज तुम्हारा 11 के रिजल्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ 11 का रिजल्ट एक सिनेरियो प्रेडिक्ट हो जाएगा कि 12th में तुम कैसा परफॉर्म करेगा। यानी जो हमारे लाइफ में रिसेंट एक्टिविटीज होती है हम उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं। सिमिलरली गोज फॉर द बिजनेस। बिजनेस के अंदर में भी जो रिसेंट ईयर्स है उसका, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन द ईयर 2023 और मुझे पास्ट 5 इयर्स के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना है, तो जो 2022 में प्रॉफिट लॉस हुआ है मैं उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मानूं, या फिर 5 साल पहले समझ लो 2000 तुम्हारा 18 19 में कोई प्रॉफिट लॉस है उसको 22 को मानेंगे ना। यही बोलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब वेट्स किसको सबसे ज्यादा वेट्स देना है? एकदम रिसेंट ईयर को, यानी जो सबसे पुराना ईयर है उसको सबसे कम वेट देना है। दैट्स वाई वेट्स जो दिया जाता है ना वो तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है। 1 2 3 4 5, सपोज आपको ईयर्स दिया हुआ है 2019 2020 2021 2022, 4 साल का डेटा है, करंट ईयर का निकालना है। तो 2019 को हम लोग देगा वेट 1, 2020 को वेट 2 थोड़ा और ज्यादा वेट, 2021 को वेट 3 थोड़ा और ज्यादा वेट, और 2024 को और ज्यादा वेट। बिकॉज रिसेंट कौन सा है मेरा? 2022 ही है ना, तो उसको सबसे ज्यादा वेट मिलेगा। तो वेटेड एवरेज में हमेशा क्या होगा, वेट्स जो दिया जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है। इज इट क्लियर ये वाला चीज? अब ये मेथड कब लगाना है? पहला चीज, क्वेश्चन खुद ही बोल देगा कि वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करो, और क्वेश्चन आपको वेट्स प्रोवाइड कर देगा। जब क्वेश्चन वेट्स प्रोवाइड कर देगा तो हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर हाउ वी विल कैलकुलेट गुडविल? हाँ, ट्रेंड 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 वाली बात भी है इसमें। नॉर्मल सिनेरियो का यदि क्वेश्चन आया, नॉर्मल सिनेरियो पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन खुद मेंशन करेगा कि आपको क्या लेना है, वेटेड एवरेज मेथड लेना है, या फिर क्वेश्चन में आपका क्या दे देगा, वेट्स बता देगा। दैट मीन्स हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज
मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख लो, लिखना तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एक चीज बताना मेरे को, आपने लास्ट सेशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेते हैं? जो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो लेते हैं, या फिर हम लोग एडजस्टमेंट करने के बाद वाले प्रॉफिट्स को? समझ में आया? तो यहां पे भी हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है? आफ्टर एडजस्टमेंट्स, उसी को हम लोग वेट्स में बनाएंगे। ठीक है, पहले एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम तुमको इसके रिगार्डिंग और कहानी बताएगा कि यदि क्वेश्चन में मिसिंग है इंफॉर्मेशन कि कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, तब आप लोग क्या करोगे। एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन देखता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, टीएस गरेवाल आईएससी का बुक से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी क्लास 12 का टीएस गरेवाल आईएससी का क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अमिताभ एंड बच्चन, वाह, अमिताभ बच्चन दे देना, अभिषेक बच्चन देता। अमिताभ एंड बच्चन, अमिताभ एक कैरेक्टर है, बच्चन एक कैरेक्टर है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1st of April 23, चमन इज एडमिटेड, कम से कम अभिषेक को तो एडमिट करता, चमन इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years profit, profits to be weighted। देखो लिख दिया ना यहाँ पे weighted, यानी हम लोग को weighted average profits निकालना है, और वेट्स भी बता दिया कैसे लेना है, 1 2 3, इस तरीके से वेट्स आपको लेना है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, हाँ टेबल बनाएंगे, द ग्रेटेस्ट वेट्स बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। बोल भी दिया, नहीं भी बोलता तो हम लोग को तब आइडिया है कि जो रिसेंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट्स देना है, और जो एकदम पुराना वाला साल है उसको सबसे कम वेट देगा। आगे देखो क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st of March where this and this, the cost of managing the business is estimated to be 90,000 per annum। तो पहले वेटेड एवरेज, आप लोग पहले ही एक काम क्या करो कि पहले प्रॉफिट को करेक्ट कर लिया करो। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो स्टार्टिंग से 90,000। यस, आपके पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है इट इज बिफोर सैलरी है, और क्वेश्चन बोल रहा है 90,000 पर एनम का हर साल सैलरी देना होता है। या तो आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज निकाल के एक बार में माइनस करो। बेटर क्या होता है मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्या करो, लिखो आराम से कि प्रॉफिट्स कितना है, 2021, 22, 23। क्लियर है ये चीज? प्रॉफिट बिफोर रिम्यूनरेशन कितना है, 2,30,000 एंड 2,50,000। अब देखो हम लोग का रिम्यूनरेशन तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। तो माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, $90,000, 90,000 एंड 90,000, ये क्या आ जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। करेक्ट प्रॉफिट कितना, 1,10,000, 1,40,000, 1,60,000। ये है हमारे फॉर्म का करेक्ट प्रॉफिट, राइट। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब पहले वेट से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो ये जो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आता है, करेक्ट प्रॉफिट, उससे अपन क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा किसको, वेट्स को। अब वेट्स कैसे लेना है, सबसे रिसेंट ईयर को ज्यादा
और सबसे पुराने साल को कम, तो कैसे आएगा 1 2 3। तो करेक्ट प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट वेटेड प्रॉफिट। इसका 1,10,000, 2,80,000, 4,80,000। समझ में आया? अब अपन को क्या करना है, वेटेड एवरेज निकालना है ना। Therefore, weighted average profit is equals to total weighted profit divided by total weights। तो मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,10,000 प्लस 2,80,000 प्लस 4,80,000। ये आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो जाएगा। ऊपर में कितना आ रहा है टोटल वेटेड प्रॉफिट्स, 8,70,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,45,000। ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, हम सीधा गुडविल इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वो कर दिया। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो 1,45,000 मल्टीप्लाई अपना नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 2, तो गुडविल हो जाएगा 2,90,000। समझ में आया? क्वेश्चन खुद ही मेंशन कर रहा है, वेट्स बता दिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन है ना मेंशन नहीं करता मेथड, आपको जस्ट बोलता है गुडविल कैलकुलेट करके दो एंड पिछले कुछ साल का प्रॉफिट बता देगा। तो ईदर यू कैन गो फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड और यू कैन गो फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज कब लगाना है समझना, अच्छे से सुनना। आफ्टर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉसेस एड बैक करके, एबनॉर्मल गेन माइनस करके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, ऑपरेटिंग इनकम्स को एड बैक करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलता है एडजस्टेड प्रॉफिट। जैसे यहां पे मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट क्या था, ये वाला। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट, इफ यू फाइंड दैट देयर इज अ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है दो ही चीज हो सकता है, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है कंटिन्यूअस, तब उसको ट्रेंड बोला जाता है। देन यू कैन अप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इफ क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं मेथड्स नहीं बता रखा, देन पहले तो नॉर्मली हम लोग जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। But if after calculating adjusted profit there is a trend increasing or decreasing, huh? Yes, then we will apply weighted average profit method. Clear है ये चीज? और certain number of questions और करते हैं on the weighted average profit, ताकि ये कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे कैलकुलेट करता है गुडविल। हाँ, एडजस्टमेंट के साथ वाला। नंबर 13 13 तुम लोग का टीएस गरेवाल आईएससी वाला जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 13। सही पकड़े हैं, ठीक है। तो देखो, दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Ramesh into partnership
for 1/4 share in profits. Ramesh brings in his share of goodwill in cash. गुडविल फॉर दिस पर्पस, वो अपना गुडविल का हिस्सा कैश ला रहा है. अब क्यों ला रहा है तुम लोगों को तो अभी तक आइडिया भी नहीं है, बिकॉज आपने फंडामेंटल सीखा. अभी सीधा गुडविल वैल्यूएशन सीख रहे हो कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं. गुडविल कर आता क्यों है बिजनेस में, कैसे आता है, उसका क्या एडजस्टमेंट करना है, उसका हमने कोई डिस्कशन नहीं किया. ठीक है, तो अभी ये दिमाग में रहे तो अच्छा, नहीं बात है, कोई बात नहीं. एक नया पार्टनर आ रहा है, वो अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है कैश में. उसके लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, goodwill for this purpose was calculated at 2 years purchase of the weighted average normal profit of past 3 years. यानी past 3 years के नॉर्मल प्रॉफिट पे हम लोग वेटेड एवरेज करेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, तो मेरा गुडविल आ जाएगा. वेट्स बीइंग असाइंड टू ईच ईयर वेयर 21 को इंश्योरेंस क्लेम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को साथ में नॉर्मल ये करेंगे. हाँ नॉर्मल माइनस, हाँ भाई साथ में लेस. समझ में आया. अब यहाँ पे क्वेश्चन में सर्टेन डेटा दिया है. एज पर क्वेश्चन हमारे पास 3 साल है, 2021, 2022 एंड 2023. ये है. हाँ, ये कैलेंडर ईयर ही होगा, कुछ बोला नहीं है तब, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया इन लोगों ने. सो दिस इज अ कैलेंडर ईयर. अभी अपने को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू है, रेवेन्यू वाला कैपिटल से ट्रीटमेंट नहीं है ना. कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर, वो उस टाइम चेक करना पड़ जाता है जब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, तब मिस्टेक हो सकता है. राइट. तो यहाँ पे प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना है हमारे पास. 2021 में आपका है 50,000 प्रॉफिट. 2022 में लॉस हुआ है आपको 20,000 का, और 2023 में 70,000 का प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है. लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन ने आपके ब्रैकेट में सर्टेन इंफॉर्मेशन दिया है. क्या बोला कि 2021 में जो आपका 50,000 का प्रॉफिट आया है, वो कैसे आया. इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹5,000. एसेट को सेल करके फायदा हुआ था, बट ये तो आपका एबनॉर्मल इनकम हुआ, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है ये आपका. तो हम लोग क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, माइनस एबनॉर्मल गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट फिर क्वेश्चन बोल रहा है 2022 में जो आपको लॉस आ रहा है, इसमें इस लॉस में इंक्लूडेड है लॉस बाय फायर. तो लॉस बाय फायर इज आल्सो एन एबनॉर्मल. उस लॉस को हम कंसीडर नहीं करेगा. नहीं करेगा मतलब वापस क्या करना है, एड बैक कर देंगे. एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर 35,000 का है, तो 35,000 एड बैक कर देंगे हम. क्लियर. देन क्वेश्चन बोल रहा है 2023 में आपको प्रॉफिट हुआ है 70,000 का, बट ये प्रॉफिट कैसे आया. इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम रिसीव्ड ₹80,000. इंश्योरेंस कंपनी से 18,000 मिला है, तो क्या रेगुलर मिलता है क्या. सो इट्स ए नॉन ऑपरेटिंग. एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000. क्या बिजनेस में ये भी रेगुलर आता है क्या. ये तभी आता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और बिजनेस चलाने के लिए आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो ये भी आप के लिए क्या है, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या फिर आई कैन से एबनॉर्मल इनकम. तो इनकम्स को क्या करना है, माइनस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर एबनॉर्मल इनकम. यस, वो वहां पे भी लिख सकता था, बट अलग अलग क्वेश्चन का पॉइंट है तो अलग अलग सॉल्व किया. एबनॉर्मल गेन फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम
And क्या चीज? तो एब्नॉर्मल लॉस, हाँ एब्नॉर्मल गेन में आपको कुछ से लिख दिया है। अच्छा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना पड़ जाएगा कि क्या चीज का है ये, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हाँ वो मेंशन कर देने से हो जाएगा, हाँ साथ में लिखा कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखना पड़ेगा बस किस चीज से हुआ है। एबनॉर्मल गेन फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। तो एबनॉर्मल गेन माइनस कर देगा, कितना है एबनॉर्मल गेन? टोटल 26,000 का 2023 में से माइनस हो जाएगा वो। अब आपको क्या मिल जाएगा, ये सब प्लस माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट बोल दो या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 45,000, 15,000 एंड 44,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, वेटेड एवरेज, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट से, और वेट है 1 2 3, 1 2 3। तो अपना आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट कितना, 45,000, 30,000, 1,32,000। बट ये तो वेटेड प्रॉफिट आया है। यस, अब हम लोग को क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। तो कितना आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? 34,500। गुडविल 34,500 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 था तुम्हारा, तो 69,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर आपसे पूछा कैलकुलेट द गुडविल बॉट इन बाय रमेश। तो रमेश एक नया पार्टनर है, बिजनेस में आ रहा है, रमेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/4। तो रमेश उतना ही गुडविल लेके आएगा। ये 69,000 किसका गुडविल है? फर्म का गुडविल है, फर्म का टोटल गुडविल है। और रमेश जो नया पार्टनर आ रहा है उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। तो रमेश शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? रमेश शेयर ऑफ गुडविल 69,000 इंटू उसका हिस्सा कितना आएगा? 17,250। खत्म ही हो गया क्या? आजकल फर्क नहीं पड़ता, कल भी वैसे सिचुएशन था, 36 पे 5 था कल। लेकिन सर लखनऊ से इधर एक खेला ही नहीं था, तो ऐसा कुछ बना क्यों है? 5 विकेट पेनल्टी है, पांचों का पांचों स्पिनर्स दिए 5 विकेट। बट दे डू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक। 120-30 पे टच किया था, फिर से लो स्कोरिंग मैच। हां, एंड दे कैन डिफेंड आल्सो सर। वैसा कुछ नहीं है। 48 में से 21 तो आई थी। अच्छा, समझ में आया क्वेश्चन? वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस कैसे होंगे? आराम से सिंपल, जैसे आप नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालना है एडजस्टमेंट करने के बाद, फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या करोगे, वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है उसको डिवाइड बाय टोटल वेट्स करोगे, तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अपन नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्म का गुडविल आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, हम लोग फर्म का गुडविल कैलकुलेट करता है। एक बार फर्म का गुडविल कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है जा रहा है उसका शेयर को मल्टीप्लाई करो, उसका हिस्सा निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14।
है सर, ये देखना है। नहीं जी, करेंगे अपन। 14, calculate the goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase, यानी number of years purchase 3 है, weighted average profit of the last 4 financial year। क्वेश्चन खुद बता रहा है weighted average profit लगाना है पिछले 4 सालों का। क्वेश्चन ने 4 साल का प्रॉफिट भी बता दिया आप लोग को और वेट्स भी बता दिया, ठीक है। तो हम लोग को सर्टेन एडजस्टमेंट ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन, ये सारे एडजस्टमेंट है जो हम लोग को करना पड़ेगा, एक एक करके करेगा। सबसे पहले क्या लिख दे, प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन, ईयर है 2019-20। इस तरीके से ईयर लिखा हुआ होता है, इसका मतलब कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च, ये वाला ईयर अपन मानेगा। क्लियर है? हाँ, यस, दिस इज माय कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ऊपर में हेडिंग आ जाएगा। तो प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1,01,000, 1,24,000, 1 lakh and 1,40,000। ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है। अब देखो एक एक करके पॉइंट क्या लिखा है। ऑन 1st of December 2021, 1st of December 2021 कौन सा ईयर हो गया? ये वाला ईयर। 1st of December 21 का मतलब 21-22 का बात कर रहा है वो। On 1st of December 2021, a major repair was made in respect of the plant, incurring 30,000, which was charged to revenue। आपने मेजर रिपेयर किया है प्लांट में, प्लांट बोले तो एसेट, इट मींस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको आपको एसेट ट्रीट करना चाहिए था, बट आपने इसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। रेवेन्यू का मतलब पीएनएल अकाउंट में शो कर दिया। नॉर्मल रिपेयर्स मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो नॉर्मल रिपेयर्स मानने का मतलब है हमने उस साल के पीएनएल के डेबिट में 30,000 शो कर दिया, बट हम लोग को नहीं शो करना चाहिए था, तो हम लोग क्या करेगा, वापस उसको एड बैक करेगा। पहला समझ में आया? द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब उसको कैपिटलाइज करना है, subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। reducing balance method बोले तो WDV मेथड या बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। अब पहले तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपको एसेट में डेबिट करना चाहिए था, आपने क्या किया, उसको एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। एक्सपेंस डेबिट करते आपका प्रॉफिट उतने से कम हो गया था, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 30,000 से। चलो बढ़ा दिया। अब आपको नहीं लगता जिस ईयर में आपने ये प्रॉफिट बढ़ाया है उसी ईयर आपके बुक्स में एक नया एसेट आ गया 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च उस पर्टिकुलर ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम करना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आएगा, 30,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, कितना मंथ्स के लिए, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर को था ना, तो कितना आ जाएगा, 1,000। नेक्स्ट ईयर भी तो आपने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया होगा, तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कैसे करेंगे, WDV मेथड है ना, कॉस 30,000 माइनस लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन,
उसका 10% पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो इट विल बी 2900। समझ में आया? ये क्लियर है पॉइंट नंबर 1? यहाँ पे जो लिखा हुआ है कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, उसको क्या लिखेगा हम लोग? मैनेजमेंट कॉस्ट, और सब साल से ले रहे हैं। हाँ एवरी ईयर। ये पॉइंट क्लियर था? पॉइंट नंबर 2, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वाज ओवर वैल्यूड। मतलब 2021 31 मार्च 2021 को आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, मतलब उस साल का प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कम। बट क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी होता है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या करेगा? हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक, तो अगले साल का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो उस प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिस ईयर में ज्यादा दिखा रखा था उस ईयर का प्रॉफिट क्या करेगा? अपन कम कर देगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कोड में हम लोग खाली डेप्रिसिएशन हटा देगा ना, और तो कुछ नहीं करना। सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाने के बाद वो बेचने के बाद प्रॉफिट इसमें आएगा ही नहीं। क्यों? यस, प्रॉफिट भी हटाना पड़ेगा ना, इट्स एन एबनॉर्मल गेन। लिखा है ना प्रॉफिट, आपने क्रेडिट कर दिया था। ओके, क्रेडिट किया मैंने, क्रेडिट ओके, वो प्रॉफिट भी हटाएगा और फिर वो भी हटा देगा। सर हम वो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू दो में देख दिया था। हाँ ठीक है, चलेगा, हाँ चलेगा, वो भी ठीक है। फिर ऐड बैक करेगा डेप्रिसिएशन। नंबर 3 समझ में आई ये? नंबर 3, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड, यानी हर साल एक आपको मैनेजमेंट कॉस्ट बोल के माइनस करना है, तो मैनेजमेंट कॉस्ट आपको एक कंसीडर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया एवरी ईयर, अभी कर लेता है। 24,000 24,000 24,000 एंड 24,000। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, ऑन 1st ऑफ अप्रैल, अच्छे से समझना ये पॉइंट, देखो क्या बोला है। ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2020, बोले तो इस ईयर का स्टार्टिंग में आपने क्या किया? अ मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 10,000, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ईयर का स्टार्टिंग में, ऑन 1st अप्रैल 20, ईयर का स्टार्टिंग में एक मशीन है जिसका वैल्यू 10,000 था, आपने उसको सेल कर दिया 11,000 में, राइट? बट द प्रोसीड्स वेर रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएनएल। प्रोसीड्स का मतलब होता है पूरा का पूरा रुपए आपने कहां डाल दिया? पीएनएल का क्रेडिट में डाल दिया। पहला बात है, डालना ही नहीं चाहिए। प्रॉफिट हुआ कितना है? 1,000 का हुआ है, एंड वो भी अबनॉर्मली है, ठीक है, तो वो तो कंसिडर करना ही नहीं था, पहला बात तो ये। तो यानी आपने जो पीएनएल का क्रेडिट में किया है, ये तो गलत डाल दिया, तो क्या करेगा? वापस माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जिस ईयर में गलती हुआ है उस ईयर में अपन क्या करेगा? माइनस कर देगा पूरा का पूरा 11,000, क्योंकि प्रोसीड्स का मतलब पूरा ग्रॉस वैल्यू आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया, गलती है। आगे देखो क्या बोला, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, और हमने इसका अभी तक कुछ किया नहीं है, तो हमने अभी कर दिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बताओ क्या करोगे?
हटा देना तो मैं ऐड में आपने जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, ये तो गलत चार्ज किया है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही क्या किया होगा, बेच दिया। तो डेप्रिसिएशन क्या करे, एड बैक कर दे, तो कर दो। एंड मेरे को आंसर कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा पता है, आप लोग सिर्फ इस एक ईयर में डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे। अरे भाई ये एसेट तो कंटिन्यू रहा होगा ना आपके बुक्स में, तो अगले साल भी तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा इस एसेट पे। नेक्स्ट ईयर किस वैल्यू पे चार्ज किया होगा, इट्स अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 10,000 बुक वैल्यू था, 1,000 का डेप्रिसिएशन 2021 में हो गया, तो नेक्स्ट ईयर आपने किस वैल्यू पे चार्ज किया होगा, 9,000 पे। यानी 900 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी एडबैक होगा। उसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 9,000 में से 900 गया, बचा 8,100, तो उसका नेक्स्ट ईयर भी तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, 810 रुपए, यहां पे भी एडबैक होगा। क्लियर है ये चीज। अब मेरे को बताओ व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ रहा है, 1,01,000 माइनस 24,070, 77,000 78,000 117900 11 7900 7900, 113100 नहीं ये गलत है 113910 हाँ 11 ये गलत 113910 910। 8 1 10 ऐड कर दो क्लियर है, वो देखे समझ में सबको प्लस माइनस करके आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब पेट से मल्टीप्लाई कर अब वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय विद द वेट्स। वेट्स तो लेगा 1 2 3 4। ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट था इसमें मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करता है। आप उस पर्टिकुलर ईयर में तो डेप्रिसिएशन एडबैक कर लेता है, बट आप भूल जाता है कि नेक्स्ट ईयर में भी तो ऐसा ही कहानी हुआ होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको वापस एडबैक करना पड़ेगा। क्लियर है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, पहला वाला मैंने बता दिया 77,000, दूसरा वाला 1,56,000, तीसरा वाला 353,700, और नेक्स्ट है 455,640। तो अब यदि अपने को गुडविल निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, हाँ वो करेंगे ना। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 77,000 प्लस 1,56,000 प्लस 353,700 455,640 10 लाख 42,340 42,340 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स 10 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कितना है अपने पास में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 3। 312,702 is the value of goodwill। समझ में आया क्या, वेटेड एवरेज कंसेप्ट क्लियर है। देखो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट था डेप्रिसिएशन वाला, जो आप मिस्टेक कर सकते थे, उसी को अच्छे से समझना था आपको। सर लेकिन यहाँ पे अगर ट्रस्टीज पर रॉन्गली क्रेडिटेड मेंशन नहीं होगा तब लोग वो लिखेगा ही नहीं ना। हाँ तब नहीं लिखा था, इसका मतलब उन्होंने नहीं डाला होगा। और अगर और कोई केस है जिसमें सिर्फ हम लोग 1000 देगा जो डिफरेंस है
नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज एन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इज एन एबनॉर्मल इनकम, तो पीएनएल में आएगा ही नहीं। हाँ तो पूरा का पूरा घटाएगा। हाँ, प्रोसीड्स बोल दिया तो हमने पूरा 11,000 माइनस किया, प्रोसीड्स नहीं बोलता तो हमसे 1,000 वापस एड माइनस करता, रसीद मेंशन नहीं होता तो सिर्फ 1,000, इसका मतलब हमने पीएनएल में सिर्फ 1,000 ही डाला होगा। क्लियर है? तो एक चीज नहीं बन रहा कि क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या है, फिर अब आपने से 8 लाख किया ना तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा कैसे? ए बाबा, क्लोजिंग स्टॉक कम नहीं था, ज्यादा था। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, हमने इसको कम कर दिया। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था सपोज, तो इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है, यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग का डेबिट साइड में लिखता है, मतलब अगले साल का प्रॉफिट कम आ रहा है। अरे ये किया था ना अपन, that closing stock has a direct relation whereas opening stock has a indirect relation. if opening stock बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट कम है, और ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा है, और क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट भी कम है। ये है सिंप्लीफाइड तरीका, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो इससे मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट भी कवर होता है। समझ में आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में कैसे एकदम सिंप्लीफाइड है, कुछ नहीं, जैसे एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे वही था, बस हमने क्या किया, वेट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? अब देखो और एक अच्छा मेथड जो ज्यादातर क्वेश्चन में मिलता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत अच्छा मेथड है, बड़ा मजा आता है मेरे को। क्या बोलता है ये बोलता है गुडविल कैसे निकालोगे आप लोग, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। इसको बोलता है गुडविल कैलकुलेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब तो कहानी क्या है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालना सीखना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो क्वेश्चन खुद बताता है अपने को। तो सुपर का मतलब क्या, नॉर्मल से जो ऊपर है वो सुपर है, नॉर्मल से जो ऊपर है वो सुपर है। एक होता है मीडियम कैटेगरी स्टूडेंट और एक होता है टॉपर, टॉपर को सुपर और बाकी नॉर्मल वाला नॉर्मल। जैसे कि सपोज आप एक बिजनेस करते हो, हर एक बिजनेस का एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप यदि हाँ बाकी जितना, जैसे कि सपोज आज तुम एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खोलोगे या कोई भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलोगे, तुम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो एक बर्गर हम लोग को ऑर्डर करना है सपोज, तो एक बर्गर में मिनिमम कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन तो होगा ही होगा, एकदम मिनिमम मानो तो मैं ये मानता हूं तो 30 to 40%। सपोज एक बर्गर बनता है 10 रुपए में, तो वो कितना रुपए में बेचेगा, कम से कम 30% प्रॉफिट, यानी 13 या 15 रुपए, मतलब 50% मान के चलता है। चलो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हम लोग मानता है 50% प्रॉफिट तो होता ही है, 5 रुपए का चीज है तो उन लोग 7.5 रुपए में बेचेगा, 50% तो कमाएगा ही कमाएगा, और समवेयर इट इज मोर देन 100% ऑल्सो मोस्ट ऑफ द केसेस, बट स्टिल मैं एकदम बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ। स्ट्रीट लेवल तो हाँ स्ट्रीट लेवल से लेके चल, मतलब कोई भी इंसान खाने पीने का फूड वेंचर खोलेगा तो वो 50% प्रॉफिट मार्जिन तो कमाएगा ना। यदि वो 100 रुपए का माल बेचेगा तो उसमें 50 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा, दैट्स द मिनिमम। चाहे गधा से गधा रेस्टोरेंट लाइन में घुस जाए, इतना तो प्रॉफिट मार्जिन होता ही है उसके अंदर में, ग्रॉस प्रॉफिट है ये, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है उसका बहुत सारा खर्चा हुआ तो, नहीं गुडविल नेगेटिव हो सकता है बट माइनस में कैलकुलेट नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब है कि बहुत ही बुरा हालत है तुम्हारा मार्केट में, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया तो आए फिर सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, तो करेगा ही ना प्रॉफिट, फिर करेगा ही नहीं, फिर गुडविल ही नहीं है उसका, तो नील, नो गुडविल। देयर इज नो गुडविल, नील। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्रॉस रेस्टोरेंट लाइन है, मैंने क्या बोला, बेयर मिनिमम 50% का ग्रॉस मार्जिन होता है। यानी सपोज मैं हूं, मैंने क्या किया,
एक रेस्टोरेंट खोला 1 लाख रुपए लगा के, तो बताओ मिनिमम मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपया लगा के खोलने से क्या होगा? कितना का सामान बेचा ये बोलो। हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ही होता है, जितना पैसा तुम इन्वेस्ट करता है उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो स्टार्टिंग में तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। बट ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ ना। सपोज कोई भी फूड वेंचर में लगाएगा पैसा, सपोज कितना भी, अरे इट इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल और इन डेप्थ नहीं जा सकता, ठीक है। समझ लो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक सेक्टर ऑफ बिजनेस है जहां पे आप जितना इन्वेस्ट करते हो उसका बेयर मिनिमम 50% मार्जिन तो मिलता ही मिलता है। मतलब 50 तो आप कमा के निकलोगे वहां से। यानी मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा नॉर्मली? यदि मैं गधा से गधा बिजनेसमैन हूं तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 तो कमाना ही चाहिए ना। इफ उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% है तो इतना तो मैं कमाऊंगा ना, चाहे मेरे को बिजनेस करना नहीं भी आता हो, बट इंडस्ट्री में नॉर्मली इतना तो कमाता है। और सोचो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 40,000, तो मुझे क्या करना चाहिए? समय रहते धंधा बदल लेना चाहिए, क्योंकि गधे से गधा आदमी भी इस धंधे को करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो 50,000 कमा सकता है। ये उस इंडस्ट्री का ट्रेंड है और मैं तो उससे भी कम कमा रहा हूं। दैट मीन्स मेरा बिजनेस का गुडविल नहीं है। क्लियर है? बट इफ आई एम अर्निंग 50,000, हाँ हाँ, इफ आई एम अर्निंग 50,000, बताओ, देन आई एम एट पार, आई हैव नो गुडविल। मेरा गुडविल जीरो भी नहीं, जीरो है, आई एम एट जीरो ना। मेरा इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट है, मैं बीच में खड़ा हूं एकदम आराम से, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मली चल रहा है धंधा। लेकिन सोचो मैं कमा रहा हूं 80,000, मैं कमा रहा हूं 80,000 रुपए। यानी मेरे हिसाब से मेरा जो कॉम्पिटिटर है, यदि कोई और आ जाए वो 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा? 50%, 50,000। मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए नॉर्मली तो, बट आई एम अर्निंग मोर देन दैट। ये क्या डिपिक्ट करता है? वाई आई एम अर्निंग मोर देन दैट? क्योंकि मेरा गुडविल अच्छा है। ये जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूं ना मैं 30,000, ये है नॉर्मल से ऊपर, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। समझ में आया? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एंड सुपर प्रॉफिट उसी बिजनेस को होता है जिसका गुडविल होता है। रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स अपने सिटी में, लेकिन देर आर सर्टेन रेस्टोरेंट जिसमें कभी कस्टमर कम ही नहीं होते। लाइक की येलो चिली चलता है वो, आप नाइट में जाओगे ना एवरी टाइम उनकी टेबल्स बुक रहती है। सबसे ज्यादा ऐसा तो कोई नहीं, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा कौन सा, हाँ गोपाल महाराज। एनी टाइम इस एरिया में आप गोपाल महाराज, आप दोपहर का टाइम है तो खुशबू चले जाओ, वो भी भरा हुआ ही रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ऊपर है। यानी उन लोग अर्न कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट, इसलिए उनका गुडविल है। कल को सोचो गोपाल महाराज का फूड क्वालिटी खराब हो जाए, बट स्टिल उनका कस्टमर, पता है तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, जब गोपाल महाराज रेनोवेट नहीं हुआ था ना, उससे पहले इसका फूड क्वालिटी इससे बेटर था जो आज प्रेजेंट है, और रेट्स भी कम था, रेट्स भी कम था। बट स्टिल सोचो आज रेट बढ़ने के बाद फूड क्वालिटी थोड़ा सा गिर भी गया, बट स्टिल कस्टमर रिटेन उतना ही कर रखा है, बट की कस्टमर बढ़ता ही है उसका। क्यों? बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ गोपाल महाराज, कि गोपाल महाराज में जाएगा तो अच्छा खाना मिलेगा, प्योर वेज अच्छा खाना मिलेगा, राइट। दिस इज द गुडविल। यानी जब आप एक अपने कंपटीशन वर्ल्ड में सबको एक जैसा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ है कि थोड़ा पैसा कमा पा रहे हैं, और आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करके जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग गुडविल ऑफ योर बिजनेस। इट कैन बी ऑफ एनी फैक्टर्स। हो सकता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस की वजह से आपको एज मिल रहा है, या फिर योर सर्विस, आप सर्विस बहुत अच्छा देते हैं, एम्बियंस उसके भी फर्क पड़ता है,
ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपका गुडविल, हाँ वही सर्विस क्वालिटी, यदि आपका अच्छा है तो आपके पास आएगा, वरना एक बार आएगा कस्टमर, नेक्स्ट टाइम से टाटा बाय बाय कि उधर तो नहीं जाना, घटिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, जैसे कि लश के आइडिया नहीं, घटिया है क्या, अच्छा नहीं जाऊंगा। लश तो यहीं पे है ना, उजान बाजार में। और खाने का क्वांटिटी इतना है, हाँ बेकार। 450 का पास्ता इतना है। तो वही है, समझ में आया कि किस तरीके से गुडविल खराब होता है। उसने लेवाइश सा रेस्टोरेंट तो कोई लस, देखने में लेवाइश है, बहुत सुंदर सा अच्छा सा बनाया है, बट व्हेन यू गो इनसाइड और खा के निकल, योर एक्सपीरियंस इज टू बैड, तो उसका गुडविल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब वो कभी भी मार्केट में सुपर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा, और जब सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तो मतलब उसका गुडविल भी नहीं है। आया समझ में? तो समझ में सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता है? सो सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड by comparing my actual profit with the normal profit। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा? एंड इस एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम लोग बोलता है एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेगा फिर माइनस, हाँ पर ईयर का निकाल, नहीं, टोटल बेसिस पे। तब तो डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट, अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था? जितना पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई बाय उस बिजनेस में कितना रिटर्न मिलता है नॉर्मली, यानी कैन आई से माय नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में जितना पैसा लगाता है उसको बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल कितना लगाया है धंधे में, कैपिटल मतलब मालिक का पैसा कितना लगा रखा है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब उस इंडस्ट्री में बेयर मिनिमम कितना मार्जिन मिलना ही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेगा। ये चीज क्लियर है, समझ में आया? इज इट क्लियर? अब सुनो सुनो, अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुआ है, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ मिलता नहीं है, सब कुछ ही कैलकुलेट। हाँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस ये दो दिया हुआ रहेगा। तो बाकी निकालना पड़ेगा ना, ये सब निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ता है, ऐसे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, एडजस्टमेंट करने के बाद ही तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालता है, तो बाकी सब अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्लियर है? इट मींस द टोटल अमाउंट invested by the businessman into business। total amount invested by the businessman into business is known as capital employed। ठीक है, टोटल धंधे में कितना पैसा लगाया उसको हम लोग बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने का दो तरीका है, एक है एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच, टोटल ऑफ एसेट, अपना बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल माइनस बाहर वालों को जो जो पैसा देना है वो हटा दो, तो किसका पैसा बच जाएगा? मालिक का पैसा। तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। बेसिकली कैपिटल निकलेगा। हाँ, तो दो तरीका है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपको डेटा कैसा दे रहा है। यदि क्वेश्चन आपको एसेट्स वगैरह लिख देगा तो तुम लोग सोचता ही रह जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। तो एक तरीका है, टोटल एसेट्स में से मैं अपने बाहर वालों को जो जो देना है वो चुका माइनस कर दूं, तो क्या पैसा बचेगा? मालिक का पैसा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच।
यस, जिसमें हम लोग सिर्फ लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट देखता है, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब प्रॉफिट्स वगैरह, तो प्रॉफिट्स भी मालिक का हिस्सा है, कैपिटल मींस मालिक का पैसा। क्या चीज? हाँ, मालिक का ही पैसा है जो साइड में करके रखा हुआ है। प्लस हो गया प्रॉफिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। रिजर्व बहुत तरह का रिजर्व हो सकता है, इट कैन बी कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत कुछ हो सकता है, क्लियर है। बट अपने को दोनों अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन कि आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। क्लियर है यहां तक एकदम? देखो क्वेश्चन नंबर 16 नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। सिक्सटीन, Rakesh and Ashok earned a profit of rupees 5,000. They employed a capital of 25,000 in the firm. कितना पैसा लगाया धंधे में? 25,000. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. तो यानी हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? धंधे में पैसा लगाया 25,000, नॉर्मली उस धंधे में रिटर्न कितना है? 15%। बोले तो कितना? 3750। क्लियर है? ये नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को अर्न करना चाहिए। व्हाट इज अवर एक्चुअल प्रॉफिट? आइला ज्यादा कमा रहे हैं हम लोग, मतलब अपना क्या है? कितना है सुपर प्रॉफिट? 5,000 माइनस 3750, 1,250 रुपए। अच्छा, इतना सुपर प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकालना है? तो गुडविल हो जाएगा 1,250 इंटू 3, 3,750 is the value of goodwill. इजी था। 18, सीधा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसी में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। हाँ चलेगा चलेगा। 18, क्वेश्चन नंबर 18 इजी था ये तो। जो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं ध्यान रखना क्या होता है उनका। वो तो तुम लोग समझदार ही हो। Average net profit expected in future by GN company is 36,000 per year. Average profit दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, remuneration of the partner is estimated to be 6,000 per annum. Find the value of goodwill. तो बताओ एक बार, धंधे में लगाया आप लोगों ने 2 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, तो कम से कम 20,000 रुपए तो कमाना चाहिए। बट आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक्चुअल प्रॉफिट है 36,000 एक्सपेक्टेड, लेकिन इसमें से खर्चा हर साल माइनस होगा 6,000, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 30,000। 36,000 विदाउट कंसिडरिंग रिम्यूनरेशन है ना, तो सैलरी तो हर साल माइनस करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बचेगा? 30,000। सो योर सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। एक्चुअल है 30, नॉर्मल होना चाहिए 20, तो सुपर कितना? 10,000। तो आपका गुडविल कितना हो गया?
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2, तो 20,000 इज योर गुडविल। ये सब पिद्दू से क्वेश्चन, इतनी इजी चीजें सीख रहे हो तुम लोग। ऐसा नहीं लग रहा 11 थोड़ा सा ज्यादा टफ था 12 से? नहीं। हाँ सर, अगला चैप्टर किया हम तो, इसका भी आगे का सब बहुत सुंदर है। अरे नहीं बाबा, पानी है। अकाउंट से इजी कोई सब्जेक्ट है क्या? इसके आगे हाँ, अकाउंट से इजी मैथ्स है, देखा है बाबू को। आज बोलूंगा विनय भैया को, 100 लाएगा। आज मैं बोलूंगा विनय भैया को, इसको अकाउंट से इजी मैथ्स लगता है। हाँ, अकाउंट तो ज्यादा मिला ना जी का है। इन लोग मैथ्स छोड़े, देखो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा करा बोला 21? तुमको बाहर से ए क्या है, तुमको करना ही है तुम सारा सब जब प्रैक्टिस करेगा ये सब काम करेगा, वापस करेगा तो बस वापस होगा कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ कॉपी कर सके, कॉपी सर वही समझ कोई नहीं था ये चैप्टर से, वो तुम भी तो नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। सर नाम तो हम क्या करते, एक ही दिन में खत्म करेगा तो। अच्छा, 4 कितना पीरियड क्लास? लेके खत्म कर दिया, अब हम क्या करें? उनके पास उतना समय है, पाई नहीं है। हम तो घर पे बैठा था, उसके अलावा और कराने हैं वो हम लोग। नहीं नहीं, करो करो 20 करो फटाफट। हेलो, दोनों मेथड से कर सकते यस, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है आइडियल मार्केटिंग अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। क्वेश्चन में इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट तो दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख लास्ट 5 इयर्स का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया। वी कैन कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, दो तरीके से निकल सकता है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। अब कैसे निकालेगा? एक है एसेट अप्रोच। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना 23 लाख, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज बोले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी टोटल 5,60,000। इट इज 17,40,000। आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसमें नहीं डिपेंड है ये वाला में, तुम जो सोच रहे हो ना लाइबिलिटी अप्रोच, हम एक हल्का सा क्वेश्चन घुमा के देगा, एसेट साइड में भी कुछ आइटम डाल देगा। क्या? अभी रुको बनाते हैं। करंट अकाउंट एसेट में भी आ सकते हैं। इवन पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी एसेट में आ सकता है, हाँ वो भी फिक्टिशियस एसेट भी आ सकती है, तो वो सब माइनस होता है। माइनस, हाँ वो एसेट साइड का आएगा और उसको माइनस कर। हाँ, 56 वाला अरे ये 5,60,000 कैसे आया? क्रेडिटर का वैल्यू कितना था? सर इसमें तो प्रॉफिट ही 4 लाख नहीं, रिजर्व्स आर नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी। रिजर्व्स मालिक का ही पैसा होता है जो वो अलग करके रखता है अनसर्टेनिटीज के लिए। 4 लाख बिल्स पेबल इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी, 1 लाख आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आउटसाइड लाइबिलिटी। प्रॉफिट ही नहीं है। क्या नहीं है? वो ऑलरेडी पार्टनर्स में बांट दिया होगा ना कहीं करंट अकाउंट में होगा। करंट अकाउंट और एक है लाइबिलिटीज अप्रोच, जिसमें क्या करेगा हम लोग, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दो। कैपिटल का मतलब दोनों अकाउंट होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर का करंट अकाउंट। बिकॉज जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है, वी मेंटेन 2 अकाउंट फॉर द पार्टनर्स, वन इज कैपिटल एंड अदर वन इज करंट, तो दोनों तो मालिक का ही अकाउंट हुआ ना, तो हम लोग को दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, 10 लाख का तो फिक्स कैपिटल है,
करंट अकाउंट का बैलेंस कितना? 4 लाख। रिजर्व का बैलेंस 3,40,000। तो ये हो गया कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 17,40,000। क्लियर है ये? तो एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो वी कैन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड multiplied by normal rate of return, that is 10% in this question, 1,74,000. So what is your super profit? 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मली कमाना था 1,74,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है 2,26,000। सर बुक में अलग है। क्या चीज अलग? 2,36,000 नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो क्या चीज का? सुपर प्रॉफिट। तुम या तो कुछ गलत देखा होगा। नहीं, हम तो 20 ही देखा है। इतना खराब नहीं होगी। इस क्वेश्चन में इतना ही करना चाहिए, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। इतना मुश्किल तो नहीं था जब क्लास में हमको तो डर लग गया था इस सब्जेक्ट की क्लास को। डर लग गया था, ऐसा करते था। नहीं हम तो नाम एकदम क्या क्या बोर्ड में लिख रहा था। मैम नोट में नहीं लिखते हैं, तुम लोग सारा लाइन स्टार्ट में क्यों देखते हैं? बस सॉल्यूशन देखो, मैम एक्सपांड कर देते हो, बस आगे देख पाता है मेरे को। नहीं एक्चुअली देखो सुनो इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तुम लोग का बुक में आंसर वैसा क्यों दिया हुआ है? बिकॉज आपके बुक्स में देख लेगा बुक, आपके बुक्स में जो ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट जो है, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसको इन लोग अज्यूम किया है कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, क्योंकि देखो तब 10,000 माइनस। जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो तब आप हर चीज ऑपरेटिंग पार्ट देखते हैं। नॉन ट्रेड और ट्रेड दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन ट्रेड का मतलब होता है तुम इसको जब मन चाहे तब बेच नहीं सकते और पैसा नहीं आएगा तुम्हारे पास। और एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसको तुम बेच के पटाख से पैसा आ जाएगा। तो इन लोग ये अज्यूम किया है कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने 1 लाख को कंसिडर नहीं किया। हाँ ऐसा करने से चलेगा। ठीक है, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। इफ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मानोगे तो योर कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 16,40,000। नहीं थोड़ा सा आएगा, उपाय नहीं है। गुडविल 2,26,000 मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज, हाँ 6 लाख 10,000 का इम्पैक्ट आएगा। क्या हो गया ऐसा? 33.59 तो ये अच्छा खेलता है वो लड़का। लखनऊ का पिच। अरे बट वो अच्छा खेलता है। मिला के कितना बनाया होगा, वो भी उससे कितना गुना हुआ खेल के। 178 चार्ज कमा रहा है। अच्छा बात है, यंग प्लेयर है, ही इज प्लेइंग गुड। समझ में आया गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। अब सुनो यहाँ पे तो एजम्पशन था। नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें भी देखो आपको क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड गुडविल निकालना है। गुडविल निकालना है आपको कैसे? सुपर प्रॉफिट मेथड, 4 years परचेज का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट बता रखा है, योर एवरेज प्रॉफिट इज 4 लाख रुपए, यानी दिस इज माय एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%। ठीक है, अब ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट को हटा दे। नहीं, नॉन ट्रेड को हटाता है, नॉन ट्रेड को हटाता है और ट्रेड को रखता है। हाँ ठीक है, नोट्स में इधर लिख के रखने का तो लिख लेने का। जब आपने टोटल एसेट्स लिया ना, एक्सक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्सक्लूड
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर लेकिन ट्रेड है तब ब्रैकेट में लिखा है ट्रेड, नॉन ट्रेड में कुछ तो अज्यूम एजम्पशन हो जाएगा। फिर हम लोग एज पर योर बुक्स चलता है, इफ नथिंग इज मेंशन, लिख के रखना नोट, इफ नथिंग इज मेंशन we will assume investment to be non-trade। ठीक है, इफ कुछ नहीं बता रखा तो हम लोग क्या करेगा, नॉन ट्रेड मानेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा, लायबिलिटी वाला में माइनस होगा, मतलब कैसे क्या चीज, लायबिलिटी की तरफ से भी माइनस होगा। हाँ उसको कंसिडर ही नहीं करना, फिर आप लोगों को उसको हटाना पड़ेगा। फिर लाइबिलिटीज अप्रोच है, हाँ तो उसको फिर तुमको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस इन्वेस्टमेंट, हाँ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके वो तो सरप्लस से हट जाएगा ना तब, प्रॉफिट से एक तरफ से एसेट हटेगा तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगा तुम्हारा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने टोटल एसेट्स लिया था वो कितना लेंगे अपन, 22,90,000। इसकी जगह अपन लेगा 22 लाख, नॉट 22 लाख लेगा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था लास्ट क्वेश्चन में, तो वी विल कंसिडर 22 लाख माइनस 560, तो ये हो जाएगा 16,40,000। इसको ठीक कर लेने का, इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, हाँ अब आएगा तुम्हारा समझ में। इधर में भी आपका 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी योर 16,40,000। 1640 का 10% होता है, एसेट्स में रखते हैं कि नहीं, एसेट्स में तो रखता है नहीं Assets वो में कोई तो- एसेट है ही नहीं तुम्हारा, हाँ वो तो ऐसे ही है। फिक्टिशियस है। हाँ तो उसको हटा रहा हूँ। हाँ, वो हटा देना। 236 हो जाएगा ये, 7,08,000। ठीक है, वो 10,000 का इम्पैक्ट हर जगह जा रहा है। ठीक कर लिया आपने, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो 21 नंबर, इसके अंदर में भी अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। अच्छे से समझना, सुनो, बैलेंस शीट देखो और कुछ चीजें को ध्यान में रखना। जैसे कि बैलेंस शीट का एसेट साइड, वहां पे इन्वेस्टमेंट में साफ साफ लिख दिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब अपन कंसिडर करेगा। नीचे देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट मींस फिक्टिशियस एसेट, ये कोई एसेट होता ही नहीं है। तो जब आप टोटल एसेट निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकता है अपन, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ऐसे कर सकता है ना। तो एसेट साइड का टोटल कितना है, 19,50,000, लेकिन उसमें से ये 50,000 जो फिक्टिशियस है, इसको तो मानना ही नहीं है। तो आपका एक्चुअल एसेट कितना है, 19 लाख। व्हाट इज योर आउटसाइड लाइबिलिटीज, 4 लाख रुपए। 15 लाख इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया। और एक तरीका क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल कैपिटल का वैल्यू कितना है, 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू है 5,50,000, लेकिन इसमें से एक फालतू एसेट भी था,
इफ आप एसेट साइड से कुछ उठाओगे हटाओगे तो उसका इम्पैक्ट लायबिलिटी में भी जाएगा, क्योंकि एसेट शुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 लाख। समझ में आया? बिकॉज फिक्टिशियस एसेट इज नथिंग, कोई एसेट है नहीं, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। आप यदि राइट ऑफ करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हमने रिजर्व एंड सरप्लस भी कम कर दिया उतने से। ठीक है, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 15 लाख का 15%, 2,25,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख माइनस 2,25,000 कितना आ गया 1,75,000। गुडविल कितना हो गया, कितना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज 7 लाख। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है सुपर प्रॉफिट से कैसे करता है। सो 22, 23, 24 will be your homework. 17, 19, 15, 17, 19, 10, 12. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और सर्टेन क्वेश्चंस करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।